जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया। उन्होंने अपने बयान में मेरठ, संभल और मुजफ्फरनगर से हिंदुओं के पलायन का जिक्र भी किया। उन्होंने हिंदुओं के लिए सजगता और संगठित होने की बात दोहराई। रामभद्राचार्य के बयान पर सियासी घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी ने रामभद्राचार्य के बयान पर कड़ा विरोध जताया। संभल से पार्टी के सांसद समेत पार्टी के कई नेताओं ने रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान को समाज को बांटने वाला बताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। हिंदुओं पर लोग हावी हो रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने रामकथा में और भी कई बातें कही। उन्होंने हिंदू परिवारों से अपील करते हुए कहा, जगतगुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर विवाद बढ़ा। इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज गुप्ता ने रामभद्राचार्य जी से ही बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश का गढ़ कहे जाने वाला मेरठ में भद्राचार्य जी पहुंचे। एक बार बात कर लेते हैं। महाराज जी, मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहा गया है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मेरठ को मैं कह रहा हूँ कि मंगल पांडे की एक कर्मभूमि है और भारतीय क्रांति की प्रथम अग्रदूत नगरी है। ये मेरठ में पाकिस्तान कहा ही नहीं। क्योंकि आपने एक दूसरा आपकी तरफ से एक बयान हो गया कि हिंदू जो है संकट में है। हिंदू संकट में तो है, बहुत संकट में है। अब हमको जगते रहना चाहिए और इस संकट से उबरना चाहिए, कठोर होना चाहिए। बिल्कुल, आपके द्वारा एक चीज और कही गई है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पूरा वाक्य नहीं बोला गया मेरे लिए। मैंने कहा कि हम पहले छेड़ेंगे नहीं और छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं। जगतगुरु रामभद्राचार्य से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे और जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं मिनी पाकिस्तान। दूसरा, उन्होंने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि पूरा वाक्य यहां पर समझो, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। खैर, विवाद तो पैदा हुआ है और वो बयान भी है। सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही कर लेता हूं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ज्ञानी हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, धर्म का भी ज्ञान है, क्या कहना चाहिए, बड़ा तौल के बोलते हैं और उनका ऐसे प्रमाण भी रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, जो हम सब ने सुना भी है, तो क्यों कहा उन्होंने, आपको क्या लगता है? और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उन्होंने ऐसा कहा है तो कहीं बहुत इससे वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप पर भी सवाल उठते हैं कि उनके रहते एक पूरा हिस्सा जगतगुरु मिनी पाकिस्तान की तरह कह रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी। धन्यवाद राजीव भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। इको थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए। जी जी, मैं बोलता हूं पीसीआर से। और आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं और आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और मुझे ज्यादा कुछ समझाने या कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि रामभद्राचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने इस प्रकार की टिप्पणी तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हिंदू जो है वो खतरे में है और यदि कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं।
ये प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने हिंदुओं को कहा कि भैया यदि आपकी कोई शोभा यात्रा जा रही हो, यदि कोई आप हिंदू उत्सव मना रहे हैं, उसमें कोई विघ्न होता है, तो कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्रवाई कराना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और इसको करवाने के लिए आपको हर वो प्रयत्न करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। जैसा कि राम मंदिर के कंटेस्ट में हुआ कि हिंदू वर्ग ने, सनातन वर्ग ने, देश के बहुसंख्यक वर्ग ने अदालत में कई साल तक लड़ाई लड़ी, जिसका एक हिस्सा श्रद्धेय गुरुदेव भी रहे। और उसके बाद वहां पर हिंदू जीता और उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आप सबके सामने है। तो मेरे हिसाब से उनके कहने का कंटेस्ट ये था। और रह गई बात प्रदेश सरकार की, तो देखिए प्रदेश के अंदर ये सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था का राज है। अपराधियों को प्रदेश में रहने का स्थान नहीं है। या तो प्रदेश उन्होंने छोड़ दिया या उन्होंने दुनिया छोड़ दी। इस समय में प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त और एक सुरक्षित वातावरण में प्रदेश की जनता रह रही है सूर्य भाई, योगी जी के शासन। सूर्य भाई क्षमा चाहता हूं कि आपको रोक रहा हूं, आप जो बातें कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूं, ये आपका वर्जन है। लेकिन सूर्य भाई ये वर्जन ये भी कह रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि जगत गुरु ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब जिसका आप दावा कर रहे हैं वो चीज यहां कमजोर है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, आप बुलंदशहर ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, यहां पर पिछले कई सालों में डेमोग्राफिकल चेंज हुआ और सिस्टमेटिकली चेंज हुआ। और इसकी चिंता हर एक हिंदू संत कर रहा है, क्योंकि पलायन को रोकना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार का बेहतरीन काम संभल में माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया और वहां पे हिंदुओं को विश्वास दिलाया कि आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रदेश की है, तो आप देखिए कि वहां पर अब अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर हिंदुओं की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। जिस प्रकार से मंदिरों को वहां पे खोजा गया, तालों को खोजा गया, कूपों को खोजा गया, उनको डेवलप किया गया, पुलिस चौकियां बनी है, जो अपराधी किस्म के लोग थे उनको जेलों में पहुंचाया गया या इनकाउंटर हुआ है, ये बताता है कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार का कानून का राज है। मेरे को लगता है कि श्रद्धेय गुरुदेव को डेमोग्राफिकल चेंज का जो एक दर्द है वो दर्द कहीं ना कहीं सामने आया है। ठीक है, श्रद्धेय गुरु जी को इसका दर्द सामने आया है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बाद बड़े सवाल उठे। समाजवादी पार्टी काफी तल्ख विरोध के चलते लेकर सामने आई। उन्होंने कहा एक पूरे हिस्से को ऐसा कहा जा रहा है। अभी आपने सूर्य प्रकाश जी को सुना, उन्होंने इस सब पर अपनी सरकार का रुख सामने किया, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है वो बताया। क्या आपको लगता है यही हकीकत है जो आप जमीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं भद्राचार्य जी एक संत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि संत और सत्य एक साथ चलता है। अगर उत्तर प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, और भद्राचार्य जी एक संत हैं और मुझे लगता है संत और सत्य एक साथ चलता है और वो सत्य बात ही कह रहे होंगे। अगर उन्होंने चिंता जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है जो मिनी पाकिस्तान है, अगर उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की तुलना पाकिस्तान से करनी पड़े जहां पर बेरोजगारी तो है ही, अराजकता तो है ही, लोकतंत्र नहीं है, पूरा देश पूरी दुनिया जानता है, और भुखमरी जैसे भी हालात हैं वहां पे, ये भी जानता है, तो इसका मतलब क्या भद्राचार्य जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और उत्तर प्रदेश में भुखमरी भी है जो पाकिस्तान का पहला लक्षण है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आईना दिखा रहे हैं, उन्हें लगता है कि आईना देख करके और उस आईने को साफ करके अपने चेहरे को देखना चाहिए, और जनता ने जिस काम के लिए आपको चुना था उस काम को आपको करने की जरूरत है कि जनता के हक की बात करिए, तब जाकर के प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाता है। ये बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने प्रदेश और देश दोनों की गति को रोका है, विकास की गति को रोका है। हाँ, कुछ इनके पूंजीपति मित्र हैं जिनके लिए लगातार केंद्र सरकार काम करती है, और योगी आदित्यनाथ के टेंडर अगर आप खोल के देखेंगे ना उत्तर प्रदेश के,
फिर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि इनकी कार्यशैली किस तरह की है। जिस तरह की अराजकता पूरे उत्तर प्रदेश में है, अभी गाजीपुर में एक ब्राह्मण को जिस तरह से बर्बरता से पुलिस ने मारा है, किसी भी प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वहां कस्टोडियल डेथ से नापी जाती है। पूरी दुनिया का पैमाना, राजू जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, जानते होंगे। उत्तर प्रदेश और गुजरात पूरे देश के अंदर ऐसे हैं जो कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर हैं। तो कानून व्यवस्था पर जब शर्म आनी चाहिए किसी मुख्यमंत्री को, किसी पार्टी को, और देश के नागरिक को, प्रदेश के नागरिक को, उस पर अगर कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाए, इसका मतलब वो प्रदेश को गड्ढे में ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आलम यह है, कानून व्यवस्था तो मैंने आपको बता ही दिया, स्वास्थ्य की जो बदहाल व्यवस्था है, टॉर्च में लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीवरी हॉस्पिटल के बाहर हो रही है, और जो बड़े अस्पताल हैं जहां लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है, वहां पर जो दवाइयां इतनी महंगी हैं कि आप इलाज ही नहीं करवा पाते। जो छात्रों की समस्या है, अभी आपने देखा होगा कि छात्रों पर किस तरह से बर्बरता करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। अरे यही छात्र अपने देश के भविष्य हैं। केंद्र सरकार ने बहुत सारे रिसर्च फंड को बंद कर दिया है। मेरे पास एक चिट्ठी है, मैं उसको आपको दे दूंगा, आप अपने चैनल पे चलाइएगा तो, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है, हमारी पार्टी ये मानती है कि भारत युवाओं का देश है। अगर युवाओं में रिसर्च का फंड बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब हम रिसर्च में पीछे हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि युवाओं के रिसर्च को बंद कर दिया जाए, लोग पढ़ना बंद कर दें। पश्चिमी और जब उत्तर पढ़ना प्रदेश, बंद कर प्रोफेसर देंगे तो साहब गर्म मुझे देशों को पता है बंद कि क्योंकि आप चीजों का अध्ययन बहुत आपने विस्तार से किया होगा इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए, और मैसेज आपका चला गया है। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले कई सालों में, जो अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसा सूर्य प्रकाश मैथिल का कहना है कि सरकार काम कर रही राजीव है, जी, अब यकीन आ रहा है? आप पूरे, राजीव जी आवाज जा रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही, स्पष्ट आ रही, बोले सर। पूरे दुनिया के इतिहास को आप उठा के देखिएगा। पूरे दुनिया के जिस भी देश में जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है वो हमेशा माइनॉरिटी में रही है, जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो हमेशा मेजॉरिटी में रही है। पिछले 200 साल का इतिहास में बता रहा हूं आपको। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। इंडोनेशिया अगर आप जानते होंगे, इंडोनेशिया में 90% मुसलमान हैं और 2% वहां मात्र हिंदू हैं, और तकरीबन 11,000 मंदिर हैं इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन आज तक कभी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पे कोई आरएसएस नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। समस्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, समस्या देश की नहीं है। अगर ये लोग चाहें तो इस देश के अंदर अमन चैन खुशहाली हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति का जो आधार है वो आधार ही विभाजनकारी है। जब ये लोग, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, जहां से पार्टी बनी हुई है, ये अंग्रेजों की गुलामी करते हुए आए हैं। देश जब आजाद होने के लिए देश का एक एक नागरिक, हर एक युवा अपनी जान देने को तैयार था कि हमें हर हालत में देश की आजादी चाहिए। उस समय, उस दौर में आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज हैं, जो संघ के लोग हैं, जो हिंदू महासभा के लोग थे, वो लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। तो इनके मन में जब आजादी ही नहीं थी तो देश की कल्पना ही नहीं होगी। जब देश की कल्पना ही नहीं थी इनके अंदर, तो देश की सुख और समृद्धि की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, महिला मैं आता सुरक्षा की बात बहुत दूर की है। अब चर्चा को किसानों की आपने सुरक्षा बहुत की बात विस्तार दे आपकी दिया बात है। बहुत दूर है। मैं आता हूं सूर्य प्रकाश मैथिल जी से भी बात कर लो, एक रिपोर्ट देख लेते हैं क्या कहा था जगतगुरु रामभद्राचार्य ने, क्या वहां की हकीकत है। उसके बाद सूर्य प्रकाश मैथिल मैं आपका रुख करता हूं। हिंदुओं को के धार्मिक ब्लैकमेल करते हैं लोग, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान से तुलना कर दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ये अपमान हैगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अगर यहाँ पे 20% आबादी मुसलमानों की है तो पाकिस्तान हो गया। उन्हें डर किस बात का? और हिंदू भाइयों को डरा क्यों रहे हैं? डरा डरा के वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए। इनका काम तो ये था कि ये अपनी कथाएं करें और लोगों को रिलीजियस मामले में सब बातें बताएं।
क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जानना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है, पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें। राम भद्राचार्य के वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गड़बड़ी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। वेस्ट यूपी में हिंदुओं पर संकट और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने राम भद्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर, मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? अच्छा लग रहा है, भगवान जिताएंगे भारत। विरोध के बाद भी राम भद्राचार्य अपने बयान पर अडिग हैं। सवाल है कि क्या वाकई पश्चिमी यूपी में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? सूर्यप्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी, एसटी हसन ने कहा कि अपने दायरे में रहें, डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और अगर हो रही है कोशिश तो फिर राजनीति का हिस्सा क्यों बनने की कोशिश हो रही है? देखिए राजीव भाई, एसटी हसन और जियाउर रहमान बर्क के जो बयान आपने सुनवाए, मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक लोमड़ी शाकाहार का प्रवचन दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार की कारगुजारियां एसटी हसन की रही है और जियाउर रहमान बर्क की रही हैं और उनके पिता शफीकुर रहमान बर्क की रही है संभल के अंदर, वो सबको पता है। और सबको पता है कि किस प्रकार की चीजें ये करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कंडक्ट भी पता है। लेकिन धर्मेंद्र यादव मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं सहमत भी हूं उनसे कि ये तर्क की बात लेके आते हैं। लेकिन यहां पर वो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान जी का जंजाल। इन्होंने बाली की एक उदाहरण दिया, बाली का, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, इंडोनेशिया के अंदर जो बाली जिसका आप ले रहे हैं, बाली के अलावा भी वहां पर 150 से ज्यादा द्वीप हैं। और वहां पर जो जनसंख्या का आप उदाहरण दे रहे हैं 2%, वो केवल बाली के अंदर है। और वहां पर जो 11,000 मंदिर हैं, वहां से इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को 22% का ग्रोथ मिलता है। मतलब 22% योगदान उन मंदिरों के अंदर जो पर्यटन होता है उससे मिलता है। यही कारण है कि वहां पर जो अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा वो मंदिर है, इसलिए वो सुरक्षित है। अब चलिए हम इससे इतर आगे आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है, इन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत निम्न है। प्रोफेसर हैं धर्मेंद्र यादव, जरा मुझे बताएं कि इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर थी प्रदेश में और राष्ट्र में, और आज कौन से स्थान पे है? ये स्वीकार करेंगे कि इनके शासनकाल में आईसीएमई के आंकड़े जो थे बेरोजगारी के, वो कितने थे? डबल डिजिट में थे। आज 3.5 से 4% का रेशियो है उत्तर प्रदेश में। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था है आज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफिकल चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यह भी सच है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश आज की डेट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की एक दूरी बन गया है। जिस प्रकार से हमने वहां पर जो सूर्यप्रकाश भाई आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपने तर्कों से काट आप सामने रख रहे हैं। जरा मेरे दर्शकों को ये समझाइए, कितने साल से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है? अगर उसके बावजूद पिछले 5-7 साल से चीजें चली आ रही हैं तो हम उंगली किस पर उठाएंगे? अब देखिए राजीव भाई, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार नहीं होती तो ये जो डेमोग्राफिकल चेंज आप देख रहे हैं, ये मात्र 10-12 जिलों में ना होके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार होना शुरू हो जाता है। आपको इस बात को धन्यवाद कहना पड़ेगा प्रदेश की सरकार का कि संभल के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने कार्य किया है, और जितना भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पहले आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं इस समय में, नोएडा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात को जाना मतलब अपने आप को लुटवाने के लिए अपराधियों को इनवाइट करना था।
जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के गढ़ थे, हर जिले में एक माफिया था, उसका इलाज भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ना। और आपने डबल इंजन की सरकार की बात कही, तो 2014 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रह गई थी केंद्र के साथ, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी थी, राशन के रिलेटेड जो योजनाएं थी योजना वो नहीं लागू होने दी थी। जब से 17 के बाद सरकार आई तो डबल इंजन की सरकार ने काम किया। यही कारण है कि आज अर्थव्यवस्था जो है दूसरे स्थान पे है, हम आर्थिक दूरी बनते चले जा रहे हैं पूरे भारत की। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, और इसमें मुझे कोई गुरेज भी नहीं है, कि यदि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरीखा मुख्यमंत्री नहीं होता तो ये उत्तर प्रदेश नहीं संभल पाता। आज उत्तर प्रदेश प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो उत्तर प्रदेश नहीं संभलता। वर्तमान में आ रहे बयान इस बात की गवाही देते हैं, ऐसा मैं नहीं, मैथिल साहब कह रहे हैं। मैथिल साहब को जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश में लगभग 700 ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर हुआ है और ब्राह्मण हिंदू होता है, इसकी जानकारी इनको नहीं होगी। उसके बाद यादवों का फेक इनकाउंटर हुआ है। कितने सालों का आप आंकड़ा दे रहे हैं? पिछले इनके 11 सालों का आंकड़ा है। अच्छा, 2017 के बाद का आंकड़ा है, 2017 के बाद का आंकड़ा है। और ये आपके जो शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, 550 उन्होंने बताया था, 3-4 साल पहले बताया था। तो अभी मैंने जो बाकी आंकड़े हैं, जैसे गाजीपुर वाला जो उपाध्याय जी वाला है, उसको मैंने उसमें जोड़ दिया है। तो वो तकरीबन 700 ब्राह्मणों का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। इनकी उपलब्धि हो सकती है, या मतलब हिंदुओं को मार के लगता है कि आप विकास यादव को तो विकास दुबे को तो नहीं जोड़ रहे हैं इसमें? नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे भाई विकास दुबे? विकास दुबे को अपराधी मानिए या ब्राह्मण मानिए? अरे सुनिए, अब सुनिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए ना। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो दोगलापन है पूरा देश जानता है। अगर आपको जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था हम खून पानी एक साथ नहीं बहने देंगे पाकिस्तान के साथ, और आप क्रिकेट मैच कैसे खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमने खून पानी के लिए बोला था और मैच के लिए नहीं बोला था। तो इस स्तर की सोच किसी मंत्री की हो। मैं चर्चा कहीं और कर रहा था, समय कम है प्रोफेसर साहब और मैथिल भाई, लेकिन आपने बात अच्छी उठाई है। ये मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि हम में अब नैतिक साहस आगे के लिए कैसे होगा जब आज स्थितियां ये। खैर, इस पर एक्सपर्ट अपनी राय देंगे, लेकिन आप दोनों ने अपनी जो बात रखी, मैं चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के लोग खुद तय करें जो भी कुछ कहा गया है उसमें कितना सत्य है। प्रोफेसर यादव, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आप आए और हमारे दर्शकों के सामने वो बातें रखी जो इस पूरे एपिसोड से जुड़ी हुई थी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।